अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको तारीख़ के वो तमाम वाक़यात को हक़ाइक़ की रोशनी में बताना चाह रहा हूँ जो नवाब मीर उस्मान अली ख़ां निज़ाम साबिक़ जो दक्कन के हुक्मरान थे और फिर ऑपरेशन पोलो की वजूहात के बारे में नज़र डालते हुए आपको वो तमाम हक़ाइक़ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आजकल तारीख़ को बदल दिया जा रहा है और फिर नए बाब लिखने की कोशिश हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि नवाब मीर उस्मान अली ख़ां की दौरे हुकूमत में सन 1926 ईस्वी का बरस था साल, और मुल्क के हालात तब्दील होते जा रहे थे और दक्कन की रियासत खुद मुख्तार रियासत थी और फिर अंग्रेज़ों के ग़लबे वाली रियासतों में आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी थी। 1926 ईस्वी में नवाब मीर उस्मान अली ख़ां बहादुर को एक बात सूझी कि दक्कन रियासत में एक सियासी तंजीम कायम की जाए जो मुसलमानों की हो, ताकि ये तंजीम की ताकत पर निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ां दक्कन के हुक्मरान बने रहें और फिर उनकी औलादें भी दक्कन पर हुक्मरानी करते रहें। तो फिर नवाब मीर उस्मान अली ख़ां ने गोलकुंडे के खिलेदार नवाब मीर महमूद नवाज जंग से मशावरत की और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक जमात कायम की गई, जिसके पहले सदर नवाब मीर महमूद नवाज जंग थे, जो 1926 में सदर मजलिस की हैसियत से पार्टी को संभाला और फिर इनका कारकर्दगी की अय्याम मुद्दत सन 1938 ईस्वी तक रही और ये जमात खालिस मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए क़ायम की गई थी और इसके सियासी अगराज़ व मक़ासिद यही थे कि ये लोग निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ां की हुकूमत की तायीद करें और उसका दिफा करें। फिर 1938 ईस्वी में नवाब मीर बहादुर यार ख़ां, बहादुर यार जंग के नाम से हम जानते हैं, वो पहले खाकसार तंजीम से जुड़े हुए थे। इसके बाद दूसरे सदर बने और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर नवाब बहादुर यार जंग के हाथ आई और नवाब बहादुर यार जंग फसी उर्दू बोला करते थे और साथ में अंग्रेज़ी ज़बान पर भी अबूर रखते थे और ये हिंदुस्तान की आज़ादी में शरीक थे और मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे और मोहम्मद अली जिन्ना की के करीबी लोगों में शुमार किए जाते थे और बहादुर यार जंग ही वो शख्सियत थी जो मुस्लिम लीग के लिए मालिया फराहम करती थी और शोला बयान थे और मजमूए को जमा करने में कामयाब रहा करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना के जलसे कामयाब इन्हीं की बदौलत हुआ करते थे।
और इनके ताल्लुकात नवाब मीर उस्मान अली ख़ां से थोड़े से नासाजगार हो गए थे। एक मर्तबा बहादुर यार जंग सीरत नबी बयान कर रहे थे, तो नवाब मीर उस्मान अली ख़ां वहाँ से गुज़रते गुज़रते इनकी मजलिस में शिरकत की। तो बहादुर यार जंग ने जो अल्फाज नवाब मीर उस्मान अली ख़ां के लिए इस्तेमाल किए, वो आए मेरे आका के ग़ुलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जिससे निज़ाम वक्तन खामोश हो गए और फिर मजलिस में थोड़ी देर बैठकर चले गए। इसके बाद बहादुर यार जंग एक दावत में हुक्का नोश करते ही इनका इंतकाल हो गया और ये मशकूक मौत थी। और ये वाक़या सन 1944 ईस्वी में हुआ। और बहादुर यार जंग ये चाहते थे कि निज़ाम की हुकूमत का इल्हाक़ पाकिस्तान में हो, और या फिर निज़ाम की हुकूमत आज़ाद मुल्क की हैसियत अख्तियार करे और जहाँ पर शरई निज़ाम राइज हो और ये इस्लामी ममलिकत कहलाए। और नवाब मीर उस्मान अली ख़ां से मुलाकात के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को नवाब बहादुर यार जंग ने मदऊ किया। और फिर जब मुलाकात का प्रोग्राम चल रहा था, उससे पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना की जो पोजीशन थी बैठने की, उससे निज़ाम नाराज़ हुए और मोहम्मद अली जिन्ना सिगार नोश फरमा रहे थे शाही मेज़बान खाने में। तो निज़ाम बेचैन हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना को अपने महफिल से बाहर कर दिया। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना दारुस्सलाम से एक खिताब करके वापस चले गए। फिर बहादुर यार जंग का जब इंतकाल हुआ तो मुस्लिम लीग मुल्क की तक़सीम के लिए डटी रही। और दक्कन में यहाँ पर एक शख्स कासिम रज़वी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बने। और जैसे ही ये ओहदे सदारत सन 1944 ईस्वी में हासिल किया, तो इन्होंने रज़ाकारों की एक जमात कायम कर ली, जो एक नीम फौजी दस्ता था, जिसको हम दहशतगर्द कह सकते हैं आज की ज़बान में। तो कासिम रज़वी का मंसूबा और मंशा यही थी कि लोगों को दबाया जाए और फिर अवाम में मरकज़ी हुकूमत जो हिंदुस्तान बनने वाला था उसमें शामिल होने के जज्बे को कुचल दिया जाए और फिर निज़ाम की हुकूमत की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। तो इसलिए इसके लिए कासिम रज़वी और उनके जो गुंडे, जिनको हम रज़ाकारों के नाम से जानते हैं, वो निज़ाम की सारी ममलिकत में फैल चुके थे और टोलियों की शक्ल में लोगों का कत्ल किया करते थे और हिंदू औरतों की इस्मत रेज़ी करते थे और मर्दों का कत्ल करते थे, लोगों की भेड़ बकरियां चुराया करते थे, सोना चांदी चुराया करते थे। ये एक डाकुओं का टोला बन चुका था। फिर हालात इतने अबतर होते गए कि कासिम रज़वी की ज़िद्दी और फिर क्रिमिनल मेंटालिटी ने
ऑपरेशन पोलो के लिए मरकज़ को मजबूर कर दिया। तो उससे पहले मैं बताऊं कि कासिम रज़वी ने तमाम मुखालिफिन को वार्निंग दी और उसमें एक शख्सियत शोएबुल्लाह खां थे जो एडिटर थे एक उर्दू अखबार के, और वो निज़ाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा करते थे और वो निज़ाम की हुकूमत को हुकूमत हिंद में ज़म कराने के लिए लोगों की जहन साजी करते थे। तो कासिम रज़वी ने शोएबुल्लाह खां को वार्निंग दी कि अगर आइंदा कभी भी अगर इस तरह कलम उठाया गया तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। और एक दिन कासिम रज़वी ने शोएबुल्लाह खां का कत्ल कर दिया। और फिर कासिम रज़वी बीबी नगर डकैती में भी शामिल थे। जब शोएबुल्लाह खां का कत्ल हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडर्स जिसमें बुरगुल रामकिशन राव थे और दीगर लोगों ने मीटिंग की और फिर हालात से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगाह किया। और कासिम रज़वी ने हिंदुस्तान की हुकूमत को ललकारा और फिर ऐलान कर दिया कि निज़ाम का झंडा लाल किले पर लहराएंगे और फिर निज़ाम के पैर गंगा के पानी से धोएंगे। सरदार पटेल ने कासिम रज़वी को मुज़ाकरात के लिए तलब किया तो कासिम रज़वी दिल्ली गए और सरदार पटेल से मुलाकात की। दौरान मुलाकात सरदार पटेल से वही जारहाना रवैया अख्तियार किया और बार बार खड़े होकर सरदार पटेल को वार्निंग देते रहे और यहाँ तक वार्निंग दिए कि अगर यूनियन गवर्नमेंट निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है तो निज़ाम में रहने वाले हिंदुओं का कत्ले आम करा देंगे। तो उसके जवाब में सरदार पटेल ने बहुत ही आहिस्ता तौर पर यही कहा कि इस तरह का अगर अमल होता है तो क्या हिंदुस्तानी हुकूमत तमाशा देखते रहेगी। और फिर पूरे यकीन के साथ यकीन दिलाया कि कासिम रज़वी की वापसी की जाए और कासिम रज़वी बहिफाजत हैदराबाद आ गए। तो फिर जो हालात बदतर होते गए शोएबुल्लाह खां के कत्ल के बाद, तो मरकज़ी हुकूमत जब उस वक़्त यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती थी, जिसके वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने हुक्म दिया कि निज़ाम पर पुलिस एक्शन किया जाए। तो इससे पहले निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ां एक शातिर शख्सियत थे। इन्होंने नेहरू जी से और सरदार पटेल से खुफिया माहदा कर लिया कि इनकी सरकारी फ़ौजें मरकज़ी हुकूमत के सामने हथियार रख देंगे और इसके एवज़ इनके ख़ानदान जायदाद की अमानत दी जाए। तो इसी तरह हुआ। एक तरफ कासिम रज़वी शूला अंगेज़ बयानात करते हुए दहशतगर्दी करते रहे और जब पुलिस एक्शन का वक्त आया तो निज़ाम ने अपने सिपाहसालार अली ईदरोस को तलब किया और उनसे हालात जानना चाहा। तो और फिर जंगी हिकमत अमली भी जानना चाहिए। तो अली ईदरोस ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत यूनियन गवर्नमेंट से घबराने की कोई बात नहीं है, निज़ाम की फ़ौजें तैयार है। और जंगी हिकमत अमली के तौर पर इन्होंने बताया कि जैसा ही मरकज़ी हुकूमत निज़ाम की सरहदों पर हमला करेगी तो ये पूना से बॉम्बे पर हमला करके 24 घंटे में बॉम्बे को पर कब्ज़ा जमाएंगे और फिर वहाँ से
कराची के लिए समंदरी रास्ता खुल जाता है और वहाँ से पाकिस्तान की इमदाद पहुँच जाएगी और पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो जाएगी। निज़ाम ने यह सुना और सुनकर अपने ग़ुलाम को कहा कि कलामुल्लाह को लाया जाए। फिर कलामुल्लाह अली उद्रूस के सर पर रखकर वादा लिया कि तुमने नमक किसका खाया है, क्या वज़ीर आज़म लियाक़त अली का नमक खाया है या मेरा। तो अली इद्रूस अरब थे और इनका शिजरा बनी हाशम से मिलता था। तो इन्होंने हलफ लिया और निज़ाम को यकीन दिलाया कि वो निज़ाम की वफ़ादारी करेंगे और हुक्म की तामील करेंगे। तो निज़ाम ने कहा कि किसी भी तरह की मज़ाहमत न की जाए और जैसा ही यूनियन गवर्नमेंट का हमला होगा तो निज़ाम की फ़ौजें वापस हैदराबाद की तरफ आना शुरू कर देंगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अली इद्रूस ने तमाम फ़ौज को हुक्म दिया कि वो वापस हैदराबाद की तरफ कूच करे। अब रहा वो सरफिरे रज़ाकार जो जत्थों की शिकल में लड़ना चाह रहे थे, वो लड़े और सरहदों पर हलाक हो गए। और मरकज़ी हुकूमत की फ़ौज 17 सितंबर सन 1948 को विजयवाड़ा से कुदाड़ में दाखिल हुई और वहाँ से सुरियापेट से होते हुए ज़िले नलगुंडा को उबूर करते हुए हैदराबाद में दाखिल हुई। और थोड़ी बहुत मज़ाहमत दुराजपल्ली के ब्रिज पर हुई क्योंकि वहाँ पर रोहिला फ़ौज तैनात थी जिसको निज़ाम ने किराए पर मंगाया था रोहिला फ़ौज को। तो उन्होंने अली इद्रूस के हुक्म को मानने से इनकार किया और मरकज़ की फ़ौजों पर घात लगाकर हमला किया और हलाक हो गए। फिर कासिम रज़वी को दारुस्सलाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस वक़्त दारुस्सलाम में कासिम रज़वी को गिरफ़्तार किया गया तो उनके अहबाब दोस्त सब उनको रुख़सत कर चुके थे और दारुस्सलाम में वो तमाम कीमती फर्नीचर और अशिया सब के सब इनके अहबाब लेकर चले गए थे। और सिर्फ़ एक कुर्सी और मेज़ पर कासिम रज़वी बैठकर सिगरेट की कशे मार रहे थे। उस वक़्त जैन चौधरी दाखिल होकर इनको सरेंडर कराया और फिर इनको गिरफ़्तार किया गया, संकल लगाई गई, हथकड़ी बेड़ी और फिर सीधा इन पर मुकदमा चलाया गया। शोएबुल्लाह खां के केस में कासिम रज़वी बरी हो गए, लेकिन बीबी नगर डकैती केस में इनको सज़ा हुई। फिर कासिम रज़वी को चंचलगुड़े में जेल काटने के लिए रखा गया। कासिम रज़वी को चंचलगुड़ा में घास काटने का काम लिया जाता था और इंतहाई ख़राब माहौल में रखा गया था ताकि तकलीफ़ पहुंच सके। तो कासिम रज़वी बेचैन हो गए और खफा हो गए। होकर इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ख़त लिखा और फिर इनके ख़तों की स्मगलिंग एक जूनियर एडवोकेट जिनका नाम जाहिद अली कामिल था वो किया करते थे। और जब पंडित नेहरू ने कासिम रज़वी की धमकी पड़ी और भूख हड़ताल की जो धमकी कासिम रज़वी ने दी उसकी इत्तला मिलते ही पंडित नेहरू ने कासिम रज़वी को नर्मदा जेल मुंतकिल करने के अहकाम दिए और कासिम रज़वी को नर्मदा जेल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो सन 1957 ईस्वी तक मुक़य्यद थे और सज़ाए बमशक्क़त काट रहे थे। बिलाखिर नेगोशिएशंस हुए मरकज़ी हुकूमत से तो ये तय पाया कि कासिम रज़वी को इस शर्त पर रिहा किया जा सकता है कि वो रिहाई के फ़ौरन बाद
हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। तो फिर कासिम रज़वी की रिहाई 1957 ईस्वी में अमल में आई और कासिम रज़वी को नर्मदा जेल से जाहिद अली कामिल जो जूनियर एडवोकेट थे, उन्होंने अपनी कार में कासिम रज़वी का मकान जो अडिकमेट में वाक़ था वहाँ तक लाकर छोड़ा और कासिम रज़वी ने अपने आखिरी लम्हों में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी बुलाई, लेकिन कोई भी कमेटी के मेंबर शिरकत नहीं किए। बिलाखिर कासिम रज़वी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई 12 साल का लड़का आता है तो उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाबी देकर और फिर उसका जायज़ा देकर वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो उसी वक़्त अब्दुल वाहिद अवैसी कासिम रज़वी से मुलाकात करके उनसे दारुस्सलाम की चाबी ली और साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जायज़ा हासिल किया। तो यहाँ तक निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत के अय्याम ख़त्म हो चुके थे और मरकज़ी हुकूमत की हुकूमत जारी थी। फिर जो निज़ाम की हुकूमत थी वो 17 सितंबर 1948 तक कायम रही। तो ये हक़ायक़ हैं और इन हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर आज फिर एक नई तारीख़ लिखने की कोशिश की जा रही है जो बिल्कुल हक़ायक़ के मुग़ायर है। तो हमें अल्फाज इसलिए बयान कर दिए हैं कि नौजवान नस्ल को भी मालूम हो सके कि नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत कब तक चली और फिर ये जो रज़ाकार का लफ्ज़ सुनते हैं वो इब्तिदा कहाँ से हुई और कासिम रज़वी कौन थे। तो हमारे इस लाइव प्रोग्राम को सुनने वालों को मालूम होगा कि क्या हक़ायक़ थे और हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि हमारा पेज जो फेसबुक पर है उसको लाइक कर लीजिए और फिर साथ में हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मुस्लिम सेवा संघ है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो जो निज़ाम की हुकूमत थी उसका जो तख्ता पलटा उसके असबाब हमने मुख्तसर तौर पर बयान कर दिए हैं और फिर आइंदा फिर हम बात करेंगे कि रज़ाकारों की जो पार्टी थी उसकी फिर तश्कील नौ किस तरह हुई उस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। जब तक के इजाज़त दीजिए।